गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फर्स्ट जो वीडियो था उसमें सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन हो गया और फिर सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन हो गया। क्यों? क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड स्यूडो सॉलिड है, फेक सॉलिड है, तो इसलिए उसको उतना ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन देख लिए बेस्ड ऑन द बॉन्डिंग्स, यानी कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है या मेटालिक बॉन्ड है, उस टाइप से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का भी क्लासिफिकेशन देख लिया। फिर हम लोग ये जाने कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जहां भी होता है वो ऑब्जेक्ट इंसुलेटर होगा, वो सब्सटेंस इंसुलेटर होगा अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में एक कंपाउंड है, मतलब एक है ग्रेफाइट, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है लेकिन फिर भी वो कंडक्टर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए है क्योंकि वो लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो हर एक लेयर में उसके पास जो कार्बन का बॉन्ड है उसमें से हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बना लेगा, और जो नेक्स्ट बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके लिए पास वो फ्री है, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो लेयर के बीच में रहेगा। जैसे यहाँ इस लेयर्ड स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाए हुए, और जो चौथा बॉन्ड है वो इस लेयर के बीच में है, तो ये फ्री रहता है। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है और इसी कारण से वो कंडक्टिंग है। फिर लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसलिए वो स्लिपरी है, और स्लिपरी होने के कारण ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट के रूप में भी काम आता है, तो सॉलिड लुब्रिकेंट है ग्रेफाइट। अब आते हैं टॉपिक 4 से लेकर टॉपिक 8 तक। तो यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस, यूनिट लैटिस, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट लैटिस, यूनिट सेल, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लास्ट का जो टॉपिक बचेगा वो सिर्फ इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेगा। तो अब चालू करते हैं क्रिस्टल लैटिस और यूनिट लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस जो है तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो भी रहेगा उसके अरेंजमेंट को दिखाने का तरीका है। तो अब क्या है कि जो भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन है उसको क्रिस्टल में, तो उसको बोलते हैं बेसिस या मोटिव। यानी कि स्पेस लैटिस में आप जब एटम, मॉलिक्यूल और आयन को दिखाते हो तो उसको बोलते हैं बेसिस या मोटिव। स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस जो है वो पैटर्न ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द लोकेशन ऑफ दिस मोटिव्स, यानी कि इसी मोटिव का जो लोकेशन है जो दिखाता है उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। क्योंकि आपका जो क्रिस्टल लैटिस है वो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर में किस टाइप से अरेंज्ड है, कि कौन सा अरेंजमेंट है, ये आपको बताता है स्पेस लैटिस। अब स्पेस लैटिस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट इसका फोल्डिंग है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसा फिजिकली नहीं होता है। ये आप अपने लिए समझने के लिए इसको बनाए हो, एब्स्ट्रैक्ट है ये। इसका फोल्डिंग का मतलब एक स्ट्रक्चर है, यानी एक स्ट्रक्चर बना के आप दिखा रहे हो कि इस टाइप से मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड है। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या, स्पेस लैटिस इज ए 3D एरे ऑफ लैटिस पॉइंट्स। तो यानी कि जिस पॉइंट पे आप मोटिव को रखते हो उस पॉइंट को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। आपका स्पेस लैटिस है, स्पेस लैटिस में डिफरेंट पॉइंट्स रहेगा जहां पे आप मोटिव्स को रखते हो, जहां पे मोटिव का लोकेशन है, यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का लोकेशन है, तो उस लोकेशन को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है। Each repeated basis or motif has the same structure and same spatial orientation as other one in a crystal। क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, तो जो अरेंजमेंट है मोटिव का एक जगह, वही अरेंजमेंट, वही नेबरहुड रहेगा उसका दूसरे जगह पे। Environment of each motif is same throughout the crystal except on the surface। क्यों? क्योंकि सरफेस के नीचे जितना भी मोटिफ है वो तो सेम है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन सरफेस पे जब आओगे तो सरफेस के ऊपर अदर सब्सटेंसेस है, कोई भी अदर सब्सटेंस रहेगा। सरफेस के नीचे सेम सब्सटेंस है, लेकिन सरफेस के ऊपर यानी सतह के ऊपर जो है, तो ये तो टॉप मोस्ट लेयर हो गया ना, तो टॉप मोस्ट लेयर के बाद जो भी आएगा वो डिफरेंट सब्सटेंस रहेगा। तो इसलिए इन्वायरमेंट जो मोटिव का है अगर सरफेस के नीचे है तो सेम है, लेकिन सरफेस के अबव
सेम नहीं है इन्वायरमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, तो ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, यानी कि मोटिफ का जो आप लोकेशन बताते हो उसी को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। और स्पेस लैटिस उसी से बना हुआ है, लैटिस पॉइंट को ही आप ज्वाइन करके बनाते हो स्पेस लैटिस को। ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच में बी एटम, मॉलिक्यूल और एन आयन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किसी से भी बना हुआ हो सकता है, वो एटम से भी बना हुआ हो सकता है, मॉलिक्यूल से भी बना हुआ हो सकता है, आयन से भी बना हुआ हो सकता है। जैसे एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है तो वो क्या रहता है, कोवेलेंट सॉलिड, और आयन से बना हुआ है तो यानी कि आयनिक सॉलिड है। ठीक है, एटम मॉलिक्यूल मेटालिक सॉलिड्स में भी हो सकता है। लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। ठीक है, तो ये है आपका लैटिस पॉइंट, ये गोल गोल जो बना हुआ है यहाँ पे दिखा रहा है मोटिव्स। ये जो आपका ये है ये सब मोटिव्स है, और मोटिव्स को हटा दे तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उसी को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो इस ये है लैटिस पॉइंट आपका, और लैटिस पॉइंट पे ही मोटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट सेल, तो स्पेस लैटिस आपका फुल अरेंजमेंट दिखाया, फुल अरेंजमेंट कि सारा पार्टिकल इस टाइप से अरेंज्ड है, फुल अरेंजमेंट दिखाया। ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है स्पेस लैटिस का उसको बोलते हैं यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द स्पेस लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस लैटिस दैट स्पेसिफाइज द क्रिस्टल कंप्लीटली इज नोन एज यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में जो अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट टोटली स्पेस लैटिस का है, फंडामेंटल पार्ट है। तो जैसा इसका स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर पूरे क्रिस्टल लैटिस का है। नॉर्मली दैट सेल इज चूजन। तो अब क्या है कि उस सेल को चूज करते हैं जिसका कि साइड जो रहे, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड रहे, वो शॉर्टेस्ट लेंथ रहे, और पूरे क्रिस्टल को हम इसको बना सकते हैं ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट से 3D में। यानी कि आपको चुनना है वो पार्ट जिसका कि साइड स्मॉलेस्ट रहे, और इसको जब आप ट्रांसलेट करो यानी कि लिनियरली मूव करो तो पूरा स्पेस लैटिस बन जाना चाहिए। तो आप इसको लिनियरली मूव करोगे तो पूरा स्पेस लैटिस बन जाएगा। ऑल्सो यूनिट सेल, अब क्या है कि यूनिट सेल का जो शेप है वो इस टाइप का होना चाहिए कि आप उसको ट्रांसलेट करो तो कोई जगह नहीं बचना चाहिए, पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बन जाना चाहिए। ठीक है, तो सही बात है, यूनिट सेल को आप अगर ट्रांसलेट करते हो तो पूरा क्रिस्टल लैटिस को फिल कर देगा ये, और कोई भी जगह बचेगा नहीं। तो इस टाइप से ही यूनिट सेल को चूज किया जाता है। अब कोई भी यूनिट सेल जो है उसको कैरेक्टराइज करने का तरीका क्या है, क्योंकि कैरेक्टराइज का मतलब कि आप ये सब प्रॉपर्टी बता दो और उससे उस चीज को डिफाइन कर दिया जाए कि हाँ यही डिफिनेशन है इसका। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या, यही चीज कि किसी का कैरेक्टरिस्टिक बता दो। तो यूनिट सेल का भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो अब यूनिट सेल जो है उसमें 3 एजेस है और 3 एंगल है जो कि एज के बीच में बन रहा है। तो यही 3 एज और ये जो एंगल बन रहा है एजेस के बीच में, वही उसको कैरेक्टराइज करता है यूनिट सेल को। तो यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए 6 चीज चाहिए। एक तो हो गया 3 एजेस ABC, जो कि परपेंडिकुलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद फिर है कि एंगल बिटवीन दीज एजेस, कि इन एजेस के बीच में जो एंगल बन रहा है। तो ऐसे करके 6 पैरामीटर चाहिए किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए। अब ए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द मोटिव्स, कि जो मोटिव है उनका पोजीशन किस टाइप से है। तो पहले को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब है कि जब आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे रहे, यूनिट सेल के अगर कॉर्नर पे रहे तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर है सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कॉर्नर पे तो है ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके अलावा भी कहीं पे अगर है तो उसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें कि बॉडी सेंटर्ड आया, यानी कि कॉर्नर पे भी है और साथ में बॉडी के सेंटर पे भी है, यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पे भी है। फेस सेंटर्ड का मतलब है फिर से कि कॉर्नर पे भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और हर एक फेस के सेंटर पे है। जो आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, कुछ भी है, उसके हर एक फेस के
सेंटर पे भी है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। एंड सेंटर्ड का मतलब कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर है आपका, 8 कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। उसके अलावा कोई भी 2 अपोजिट फेस जो रहे, सिर्फ 2, कोई भी 2 अपोजिट फेस रहे, उसके सेंटर पे भी आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। अब क्रिस्टल लैटिस को जो है डिफाइन किया गया है, तो क्रिस्टल लैटिस को 7 सिस्टम में बांटा गया। पहले को बोलते हैं क्यूबिक, क्योंकि डिफाइन किया है किसके आधार पे, एबीसी और अल्फा बीटा गामा के आधार पे। एबीसी का मतलब एज लेंथ और अल्फा बीटा गामा जो एंगल बना रहा है एजेस के बीच में, जो एंगल है एजेस के बीच में, तो उस आधार पे क्रिस्टल लैटिस को 7 टाइप से बांटा गया। और ये क्रिस्टल लैटिस जो 7 टाइप का बना, उसमें फिर पोजीशन कि भाई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पोजीशन के आधार पे पॉसिबल वेरिएशन बना। तो जैसे क्यूबिक में क्या है, 3 पॉसिबल वेरिएशन है, या तो प्रिमिटिव भी है, बॉडी सेंटर्ड भी है, फेस सेंटर्ड भी है। फिर टेट्रागोनल है, इसमें प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है। ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है और एंड सेंटर्ड है। हेक्सागोनल सिर्फ प्रिमिटिव है, ट्राइगोनल सिर्फ प्रिमिटिव है, मोनोक्लोनिक प्रिमिटिव भी है और एंड सेंटर्ड भी है, और ट्राइक्लिनिक सिर्फ प्रिमिटिव है। तो आपको याद इसमें रखने का चीज यही है कि इसमें हेक्सागोनल, ट्राइगोनल और ट्रिक्लिनिक सिर्फ प्रिमिटिव बनाता है। ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो कि चारों पोजीशन मतलब चारों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दिखाता है। इसमें प्रिमिटिव भी बन सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी बन सकता है, फेस सेंटर्ड भी बन सकता है और एंड सेंटर्ड भी बन सकता है। और इसी पॉसिबल वेरिएशन को जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा नंबर 14। यही 14 जो पॉसिबल वेरिएशन उसको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। ठीक है, यानी कि जो भी क्रिस्टल लैटिस, कोई भी क्रिस्टल लैटिस रहेगा, कोई भी स्पेस लैटिस रहेगा, उसका यही 14 पॉसिबल वेरिएशन हो सकता है, जिसको ढूंढा ब्रेविस, और इसलिए उसके नाम पे ये 14 पॉसिबल वेरिएशन को बोलते हैं ब्रेविस लैटिसेस। ये आपको बना हुआ स्ट्रक्चर एबीसी और अल्फा बीटा गामा के आधार पे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो ये जो 7 है वो क्रिस्टल सिस्टम है, और ये 7 क्रिस्टल सिस्टम का ये सब आपका पॉसिबल वेरिएशन है, जिसको आप जोड़िएगा तो नंबर आएगा आपको 14, जिसको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। यानी कि इतना ही टाइप का क्रिस्टल फाउंड होता है नेचर में। जो पॉसिबल वेरिएशन है, किसी टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा, इसी 14 में से एक टाइप का वो होगा। अब है कि कोई भी अगर यूनिट सेल है तो यूनिट सेल दिखा किसको रहा है, फंडामेंटल यूनिट है पूरे स्पेस लैटिस का, स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो इसमें दिखाते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, मोटिव्स को। इसको दिखाने का 2 तरीका है। एक तो आप ओपन स्ट्रक्चर दिखाओ। ओपन स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप बस पोजीशन दिखा रहे हो, एग्जैक्ट कितना बड़ा मोटिव है ये नहीं दिखाते हो, छोटा छोटा दिखाते हो आप मोटिव्स को, तो उसको बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। जब आप पूरा डायमेंशन बताते हो कि हाँ मेरा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इतना बड़ा है, तो उसको बोलते हैं स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। और फिर लास्ट में है कि भाई ठीक है स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन एग्जैक्टली यूनिट सेल में कितना ऑक्यूपाई कर रहा है एटम्स, तो ये आपको दिखा रहा है। क्या कि यूनिट सेल के अंदर में आप देखो एटम्स, तो ठीक है यहाँ पे आप लोकेशन पे है, तो इस लोकेशन पे अंदर में यूनिट सेल के तो बस इतना ही पार्ट है ना। तो ये है एक्चुअल पोर्शन कि कभी कितना एक्चुअल पोर्शन है यूनिट सेल के अंदर, तो ये है थर्ड डिपिक्शन। तो कभी भी मोटिव्स को दिखाने का 2 तरीका, एक है ओपन स्ट्रक्चर, दूसरे को बोलते हैं स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। तो ओपन स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ आपको सेंटर दिखाएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक्चुअल साइज नहीं दिखाएगा, और ये आसान है, हर जगह इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है आसान से दिखाने के लिए। लेकिन रियल जो है वो स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है, जो कि एक्चुअल साइज दिखाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल। अब हम लोग को कोई भी यूनिट सेल जो रहेगा उसमें नंबर निकालना है कि कितना नंबर वो एटम्स उसमें कंटेन करता है। तो पहले ये 3 चीज जान देते हैं कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या आयन जो भी अगर वो कॉर्नर पोजीशन पे है तो वो शेयर हो रहा है 8 यूनिट सेल के साथ। जिस चीज को देखा जा सकता है कि जो भी कॉर्नर पे है वो शेयर हो रहा है 8 यूनिट सेल के साथ। यहाँ पे है
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। इसलिए कोई भी एटम है जब 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है तो यानी कि कोई भी एक यूनिट सेल में उसका सिर्फ 1/8 पार्ट है। कोई भी एटम अगर बॉडी सेंटर पे है तो बॉडी सेंटर पे यानी कि पूरी वो यूनिट सेल का ही पार्ट है। कोई भी एटम अगर फेस सेंटर पे है तो फेस सेंटर पे है यानी कि 2 यूनिट सेल के साथ उसका शेयरिंग हो रहा है, यानी कि सिर्फ आधा पार्ट ही वो एक यूनिट सेल में है। जैसे इस चीज को यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो कॉर्नर पोजीशन पे है तो यूनिट सेल में सिर्फ 1/8 पार्ट ही है। जो भी अगर फेस पे रहेगा, यहाँ पे अगर रहेगा तो उसका सिर्फ आधा पार्ट ही यूनिट सेल में होगा, और जो बॉडी सेंटर्ड पे रहेगा वो तो टोटली यूनिट सेल में ही रहेगा। तो अगर प्रिमिटिव है या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आप बोले तो प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें जितना भी एटम है वो सिर्फ कॉर्नर्स पे है। तो इसलिए 8 कॉर्नर और हर एक कॉर्नर का शेयरिंग जो है एटम का वो 1/8, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 8 कॉर्नर्स और हर कॉर्नर का जो शेयरिंग है वो 1/8 ही है यूनिट सेल के अंदर, तो 8 इंटू 1/8। फेस सेंटर्ड रहेगा तो कॉर्नर पोजीशन पे तो है ही, 8 कॉर्नर पे है, और साथ में जो आपका 6 फेसेस बनेगा, जैसे 1 2 3 4 ऊपर और नीचे 6, तो 6 फेस भी है और हर एक फेस पे जो एटम रखा हुआ है हाफ शेयर ही हो रहा है। यूनिट सेल पे उसका जो शेयरिंग है वो सिर्फ हाफ का ही है, तो इसलिए 8 इंटू 1/8 प्लस 1/2 इंटू 6 यानी कि 4। तो कोई अगर एफसीसी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें नंबर ऑफ जो एटम्स है वो है 4। अगर बॉडी सेंटर्ड रहे तो 8 पोजीशन तो हो गया कॉर्नर का और साथ में एक बॉडी सेंटर्ड पे है, तो यानी कि 8 इंटू 1/8 और प्लस 1, क्योंकि जो कॉर्नर पोजीशन पे है वो 1/8 शेयर्ड हो रहा है यूनिट सेल के साथ, और जो बॉडी सेंटर्ड पे है वो तो टोटली यूनिट सेल के अंदर ही है, इसलिए 8 इंटू 1/8 प्लस 1 यानी कि 2 एटम्स पर यूनिट सेल अगर बीसीसी का स्ट्रक्चर है तो। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल हो गया, अब समझना है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, कोई भी आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा तो उसमें क्लोज पैकिंग ही है। अब क्लोज पैकिंग का मतलब यह है कि सारा एटम एक दूसरे से सटा हुआ है, जैसा स्ट्रक्चर उस टाइप से। अगर एफसीसी है तो यानी कि जो कोई भी एक फेस रहेगा उस पे जो डायगोनल आएगा यानी फेस डायगोनल रहेगा, वहां पे सारा एटम को आप अगर मिलाओगे तो सारा एक दूसरे के साथ सटा हुआ है। वैसे ही अगर बॉडी सेंटर्ड रहेगा तो उसका जो बॉडी डायगोनल है उस पे सारा एटम्स एक दूसरे से सटा हुआ है। सिंपल प्रिमिटिव है यानी कि हर एक जो एज रहेगा उस पे एटम सटा हुआ है, तो ये चीज को हम लोग देखेंगे। तो जो भी सॉलिड है उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्लोज पैक्ड रहता है, और इस टाइप से क्लोज पैकिंग रहता है कि भाई मिनिमम जो वैकेंट स्पेस रहे वो मिनिमम रहे। सेकेंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोई भी पार्टिकल के अगल बगल नेबरहुड में जितना पार्टिकल्स रहेगा वो बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर मान लो ये अगर देखा जाए स्ट्रेट लाइन में तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, क्योंकि एक पार्टिकल के अगल बगल में सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब क्या है कि आपका जो स्पेस लैटिस है वो 3D स्ट्रक्चर है, जो स्पेस लैटिस है वो 3D स्ट्रक्चर है। तो 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले आपको 1D स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर 1D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर बनाइए, और 2D से फिर 3D यानी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो ये है आपका 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो आप बनाए यानी कि मान लो ये आपका अरेंजमेंट है, वही अरेंजमेंट अगर नेक्स्ट लेयर में, फिर नेक्स्ट लेयर में भी वही अरेंजमेंट, थर्ड लेयर में, फोर्थ लेयर में भी वही अरेंजमेंट, तो यानी कि जो सेंटर है वो हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है और वर्टिकली भी अलाइंड है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर आपका ये स्ट्रक्चर ए का रहे, आपका ये स्ट्रक्चर ए का, फिर इसका जो वॉइड है, क्योंकि यहाँ पे सारा सेंटर क्या है, अलाइंड है, सारा सेंटर अलाइंड है, लेकिन आप अगर इस वाइड पे आप रखते हो, जो सेकंड अरेंजमेंट रहेगा उसमें आप जो रखते हो वो अगर वाइड पे रखो
तो वो अरेंजमेंट जो आएगा वो पिछला अरेंजमेंट जैसा नहीं है, वो क्या है, बी अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसको बोलते हैं ए स्ट्रक्चर। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनेगा यानी वो बनेगा ए बी स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल है, ये जो बन रहा है वो हेक्सागोन है, 6 साइड है इसका। तो ये हो गया आपका 2D स्ट्रक्चर, ए स्ट्रक्चर और ए बी स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो गया। अब हमको स्पेस लैटिस बनाना है तो हमको 3D स्ट्रक्चर में जाना है। अब जब 3D स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले आता है सिंपल क्यूबिक। तो जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है वो बनता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। 1D हो गया, 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग आया। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का आप 3D स्ट्रक्चर बना रहे हो, यानी कि 2D बनने के बाद आप उसको ट्रांसलेट करो तो वो 3D स्ट्रक्चर बना देगा। तो जैसे ये 2D हो गया, फिर इसको ट्रांसलेट किए 3D बन गया। तो अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जो स्ट्रक्चर बनता है 3D का, उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो फिर से वही चीज जो भी बनेगा, स्फीयर्स रहेगा, वो परफेक्टली अलाइंड है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को भी क्या बोलते हैं, ए स्ट्रक्चर। यानी कि उसका जो 2D है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और जो 3D है उसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। और इसका भी जो अरेंजमेंट है वो है ए, यानी कि सारा अरेंजमेंट सारे लेयर का सेम है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या सीसीपी यानी कि क्लोज्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी बोलो चाहे एचसीपी बोलो। तो ये जो बनेगा वो बनता है ए बी के साथ, यानी कि उसका जो 2D रहेगा वो ए बी है। तो पहले 2D आप बनाओ, यानी कि ए का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर जो भी वाइड्स रहे उसके आप स्फीयर रखें। तो ये आपका बना बी स्ट्रक्चर। तो पहले 2D बनाओ, पहले ए स्ट्रक्चर रखे, फिर उसके वाइड्स के ऊपर दूसरा ए का स्ट्रक्चर रखे, तो वो बना बी। ठीक है, तो ये ए बी स्ट्रक्चर के साथ अब आपका ये बनने वाला है। तो यहां पे क्या है कि आपका जो पहला स्ट्रक्चर है वो ए का, फिर उसके वाइड के ऊपर दूसरा आप लाइन बिठा रहे हो 1D का, तो ये बी स्ट्रक्चर रहेगा। अब ए बी के साथ जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका 2 टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है। इस चीज को देखते हैं पहले कि ये आपका स्ट्रक्चर ए का, ये स्ट्रक्चर बी का, ये ए जो है वो भी ए बी है। ठीक है, यानी कि 2D में जो ए बी बना था वही स्ट्रक्चर ए का है। अब इसके जो वाइड है, 2 टाइप का वाइड बन सकता है। जो वाइड बनेगा वो 2 टाइप का बनेगा, एक को बोलेंगे टेट्रागोनल वाइड्स और दूसरे को बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो टेट्रागोनल वाइड्स जो है, यानी कि आप जब ए बी स्ट्रक्चर, ये जो है आपका ए बी स्ट्रक्चर 2D का, ए बी स्ट्रक्चर के ऊपर जो आप वाइड पे आप रखोगे, वाइड पे आप अगर सेंटर को रखे फिर से, यानी एक आपका नीचे का स्ट्रक्चर हो गया, नीचे का स्ट्रक्चर को बाद आप जो स्ट्रक्चर फिर से ए बी का आप रखोगे, तो वो अगर वाइड पे रखते हो तो अगर ये स्फीयर उसी वाइड पे रखाया तो यहाँ पे जो नीचे में जो वाइड बनेगा उसको बोलेंगे टेट्रागोनल वाइड्स। और अगर नीचे का वाइड और ऊपर का वाइड, क्योंकि हर जितना भी स्फीयर आप रखोगे तो सारा वाइड कवर नहीं हो पाएगा, तो कुछ नीचे का वाइड जो है वो बचा रह गया जो कि ऊपर के वाइड के साथ मिल जाता है, तो वो क्या बन जाता है, ऑक्टाहेड्रल। जैसे ये हो गया टेट्राहेड्रॉन, तो ये है आपका टेट्राहेड्रल वाइड्स, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मिलाओ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक ऊपर में, तो ये वाइड जो है वो टेट्राहेड्रॉन है। और ये जो वाइड है वो है ऑक्टाहेड्रन, क्योंकि ये 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, फिर एक ऊपर में एक नीचे में, तो ये है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो आपका 2 टाइप का वाइड आने वाला है। ठीक है, तो कभी भी जब स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर इज अबव द वाइड ऑफ द फर्स्ट लेयर तो टेट्राहेड्रल वाइड्स बनेगा। अब टेट्राहेड्रल वाइड्स जो है वो स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रॉन का है, क्योंकि अगर सेंटर्स को जो भी स्फीयर से बना हुआ है उसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको टेट्राहेड्रॉन मिलेगा।
अब क्या है कि जो ट्रायंगुलर वॉइड्स है वो सेकेंड लेयर का अगर फर्स्ट लेयर के ट्रायगोनल वॉइड्स के साथ मैच कर जाता है तो वो जो बनता है वो बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन बन रहेगा 6। नंबर ऑफ वॉइड्स जो है वो डिपेंड करेगा कि आप कितना स्फीयर का अरेंजमेंट बना रहे हो। यानी आपका अगर n स्फीयर के साथ बना रहे हो तो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलने वाला है n, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलने वाला है वो है 2n। तो इस चीज को देखा जा सकता है, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक। और ये है आपका स्फीयर्स। तो यानी कि अगर आप n स्फीयर रखोगे तो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n मिलेगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n मिलेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब ये जो नीचे में वॉइड बना था, आप स्फीयर्स को रखे, उस स्फीयर के ऊपर अगर फिर से एक स्फीयर रख दिए तो वो जो वॉइड है वो है टेट्रागोनल वॉइड्स। अगर नीचे का वॉइड और ऊपर का जो लेयर भी सेकेंड लेयर बना उसमें भी जो वॉइड बना वो अगर मैच कर गया तो उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब है कि अब HCP और FCC का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो अब क्या है कि आप अगर सेकेंड स्ट्रक्चर थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर ABAB, फिर उसके ऊपर आप वॉइड्स को कवर किए, फिर से आप ABAB जो भी ABAB स्ट्रक्चर बना उसके वॉइड के ऊपर आप फिर से स्फीयर को रखे, तो स्फीयर को रखे तो आपको वॉइड्स मिला, एक मिला टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दूसरा मिला आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब आपको थर्ड लेयर फिर से रखना है ABAB का ही, 2D का जो ABAB है उसी को आप रखोगे फिर से वॉइड पे। दो टाइप का वॉइड आपको मिल चुका है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स को आप कवर करते हो तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो है HCP का। तो HCP का जो स्ट्रक्चर है वो ABAB स्ट्रक्चर है, यानी कि जो स्ट्रक्चर A फिर जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो मैच नहीं करेगा, लेकिन जो थर्ड स्ट्रक्चर रहेगा वो फिर से सेम रहेगा फर्स्ट लेयर के जैसा, फिर जो सेकेंड लेयर है वो सेम है फोर्थ लेयर के जैसा। आप अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करते हो तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो रहेगा FCC का। तो FCC का जो स्ट्रक्चर है वो ABC का स्ट्रक्चर, यानी फर्स्ट लेयर A, सेकेंड लेयर B, फिर थर्ड लेयर C, फिर जो फोर्थ लेयर है वो सेम है फर्स्ट लेयर के जैसा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है वो है FCC। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को अगर कवर करो तो HCP, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करो तो CCP या FCC। CCP और FCC एक ही चीज है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलो चाहे फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलो। अब ये दोनों जो है, ये जो पैकिंग करने का तरीका है उसका हाईएस्ट पैकिंग फैक्टर है 0.74। इससे ज्यादा हाईएस्ट इफिशिएंसी किसी का नहीं है। जो पैकिंग का इफिशिएंसी है यानी कि मैक्सिमम लीस्ट वॉल्यूम ऑफ वैकेंट स्पेसेस जो रहेगा वो इसी स्ट्रक्चर में मिलने वाला है। और दोनों स्ट्रक्चर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा, ठीक है। तो HCP में जो 3D स्ट्रक्चर है वो ABAB का है, उसका जो 2D स्ट्रक्चर है वो भी ABAB भी है, लेकिन जो FCC है उसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो ABABC है, ABC, लेकिन जो 2D है वो तो ABAB है, ठीक है। क्लियर है ये बात कि 2D में ABAB दोनों का, लेकिन जो 3D बनेगा वो ABAB HCP के लिए और FCC के लिए ABC, ठीक। डाउट रहे फिर से पीछे जाके आप देख सकते हो वीडियो को। ये आपका पहले 1D, फिर 2D, फिर 2D से 3D। अब है कि आपके पास कोई भी अगर कंपाउंड है तो किसी भी कंपाउंड को आप उसके वाइड मतलब फॉर्मूला से भी बता सकते हो कि उसमें कितना वाइड्स था, और नहीं तो आपको वाइड्स अगर दिया रहे तो आप उसका केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो जितना ऑक्टाहेड्रल वाइड्स रहेगा उतना ही नंबर ऑफ स्फीयर्स था, और अगर टेट्राहेड्रल वाइड्स रहेगा तो वो 2n रहेगा। तो ऐसे करके आप फॉर्मूला निकाल दे सकते हो, ठीक है। तो जब भी क्लोज पैकिंग होता है या तो FCC यानी कि CCP स्ट्रक्चर बने चाहे HCP स्ट्रक्चर बने तो दो टाइप का वाइड जनरेट होगा, जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स।
तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो ट्वाइस ऑफ द नंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो सेम एज द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है। आयनिक सॉलिड्स में जो बड़ा आयन्स है जो कि एनायंस ही होगा, यानी कि निगेटिवली चार्ज जो आयन्स है वो ज्यादा बड़ा होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है वो छोटा रहेगा। तो जो एनायंस रहता है वो अपना कॉर्नर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, और जो कैटायन है वो वाइड्स में जाता है। ठीक है, तो अगर कैटायन कुछ ज्यादा छोटा है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेगा, अगर कैटायन बड़ा है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स और जितना भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो सारा का सारा ऑक्यूपाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है। तो अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या टेट्राहेड्रल वॉइड्स पता है तो आप किसी का भी केमिकल फार्मूला निकाल दे सकते हो। जैसे कि इसको देखते हैं कि एक कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट एक्स और बाई से बना हुआ है। जो बाई है वो सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है, और जो एक्स है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो समझो कि सीसीपी स्ट्रक्चर के लिए एनायंस को इन है, तो फिर टेट्राहेड्रल वॉइड जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी कितना रहेगा, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। तो अगर ये नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n, यानी फार्मूला ऑफ कंपाउंड जो रहेगा xn बाई n। अब n काट दो तो बनेगा आपका x बाई, ठीक है, क्योंकि आपको इंपेरिकल फार्मूला आप अगर देखो तो रेशियो हटा दो, एग्जैक्ट नंबर हटा दो, बस रेशियो में रखो, तो ये जो फार्मूला है वो है x बाई। वही अगर क्या है, एटम्स अभी B है, तो जो एटम्स ऑफ B है वो HCP लैटिस बना रहा है, जो एलिमेंट A है वो 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो फार्मूला क्या बनेगा। तो यहां पे अगर B का n और जो जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स है तो इंटू 2n है, तो सिर्फ 2/3 ही ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, तो 2/3 इंटू 2n, यानी ये जो फार्मूला है वो Bn 4/3n, इसको करो तो B3A4। अब इसको लिखे हैं A4B3, क्योंकि कभी भी आप केमिकल फार्मूला लिखो तो सबसे पहले कैटायन को लिखा जाता है, उसके बाद ही एनायन को लिखा जाता है। कभी भी किसी भी केमिकल फार्मूला में सबसे पहले आपको कैटायन को लिखना है, बाद में एनायन को लिखना है। अब लोकेशन के बारे में देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का क्या लोकेशन है। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो क्या है, यूनिट सेल के अंदर में है। तो कोई भी जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो ऑल इनसाइड द यूनिट सेल है, ऑल एट द सेंटर ऑफ द 8 यूनिट सेल, ठीक है। तो सेंटर के अंदर में ही रहेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिसका की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो बॉडी सेंटर पे पाया जाता है और साथ में एज के सेंटर पे, हर एक एज के सेंटर पे पाया जाता है। तो इस टाइप से जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो टोटल 4 रहेगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 है। अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल में 4 है, क्योंकि एफसीसी रहे चाहे एचसीपी रहे, नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है, नंबर ऑफ एटम्स जो है उसमें 4 ही रहेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 है। फिर यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4 ही होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यानी कि कोई भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिर से 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड के साथ उसका नेबरहुड में होता है। कोई भी अगर टेट्राहेड्रल वॉइड है तो उसके अगल बगल में फिर से 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहेगा। अब आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी पे। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि यूनिट सेल का कितना पार्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब किए हुए हैं, ऑक्यूपाई किए हुए हैं, इसी फ्रैक्शन को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। क्योंकि आप कितना भी क्लोज पैकिंग करो कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस तो हो ही जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी एचसीपी और सीसीपी का ही है, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसको एफसीसी भी बोलते हैं, उसी का हाईएस्ट पैकिंग फैक्टर है जो कि मैक्सिमम 74% है। तो यानी कि आप कितना भी क्लोज पैकिंग करो कुछ ना कुछ वाइड तो छूट ही जाता है। और इसी को
परसेंटेज में बताओ तो उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि जो भी स्पेस फिल कर रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो उसका जो फ्रैक्शन है उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे पहला है एचसीपी या सीसीपी स्ट्रक्चर, तो सीसीपी को बोलते हैं एफसीसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और एचसीपी दोनों इक्वली एफिशिएंट है, यानी कि दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी सेम है। अब एफसीसी से ही समझते हैं इसको। तो एफसीसी का मतलब एक पार्टिकल कॉर्नर पे, एक पार्टिकल कॉर्नर पे और एक फेस सेंटर पे, यही इसका हाईएस्ट है। इसी पे आपका सारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा। क्लोज पैकिंग आपको एफसीसी में ही मिलने वाला है, मतलब फेस पे ही मिलने वाला है। एफसीसी में जो क्लोज पैकिंग मिलेगा आपको फेस पे मिलेगा, यानी फेस पे ही आपका सारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से सटा हुआ है। तो फेस पे सटा हुआ है तो सबसे पहले हम फेस डायगोनल निकालते हैं। तो फेस डायगोनल आपका √2 है, क्योंकि अगर ये ए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये √2 है। अब √2a इज इक्वल टू 4r है, क्योंकि ये r प्लस 2r और प्लस ये r, तो √2a इज इक्वल टू 4r। जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो एक जो पार्टिकल है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब जो नंबर ऑफ एटम्स है एफसीसी में वो है 4, तो 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब, जो कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है। फिर यहां पर से a का वैल्यू आ गया r के टर्म में, तो आपको वैल्यू आया 74%, यानी कि एचसीपी या एफसीसी स्ट्रक्चर रहे तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी है 74%। अगर बीसीसी रहे बॉडी सेंटर्ड, तो फिर से देखो ये a, तो ये जो फेस डायगोनल है वो √2 है। फिर ये फेस डायगोनल और ये फेस एज लेंथ ये मिलके बनाया बॉडी डायगोनल, तो वो आएगा √3 है, ठीक है। फिर √3a इज इक्वल टू 4r, क्योंकि ये बीसीसी स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके बॉडी डायगोनल पे ही सारा क्लोज पैकिंग मिलने वाला है आपको, यानी कि बॉडी पे डायगोनल पे ही सारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से सटा हुआ है। तो √3a इज इक्वल टू 4r। जो नंबर ऑफ एटम्स इन्हें बॉडी सेंटर्ड होता है वो है 2, तो 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब, तो वो आपका आएगा 68%। जो सिंपल क्यूबिक है उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे है, तो यानी कि जो आपका कॉर्नर का जो लेंथ है जो a है वो इज इक्वल टू 2r है, और नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल 1 है, तो 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब, तो वैल्यू आपका आया 52.4%। तो ये हम टेबल भी बना दिए, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी का नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, ए एज ए फंक्शन ऑफ आर, और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या पैकिंग एफिशिएंसी, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी का ही दूसरा नाम क्या है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। अब लास्ट पॉइंट, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, ठीक है। तो आपको बस ये चीज पता होना चाहिए कि कभी भी अगर डेंसिटी आपको कोई भी स्पेस, कोई भी क्रिस्टल लैटिस का डेंसिटी दिया रहा है, तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज सेम एज द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो यानी कि जो डेंसिटी यूनिट सेल का है वही डेंसिटी पूरे क्रिस्टल लैटिस का है, पूरे सब्सटेंस का है। और जो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल है वो मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब मास ऑफ द यूनिट सेल जो है वो नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम। अब मास ऑफ वन एटम कैसे आएगा, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर का ही जितना मास होगा उतना ही को बोलते हैं एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर विल गिव यू द मास ऑफ द वन एटम या वन मॉलिक्यूल, जिससे भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी रहे, एटम रहे तो एटम, मॉलिक्यूल रहे तो मॉलिक्यूल। तो अगर एटम रहेगा तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और फिर जितना भी एटम उस यूनिट सेल में है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मास ऑफ द यूनिट सेल मिल गया। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल तो a क्यूब भी है, तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इसलिए n इंटू m बाई na डिवाइडेड बाई a क्यूब। तो ऐसे आपका निकल गया। तो कभी भी आपको अगर डेंसिटी दिया रहे
एन तो आपको पता है ही, काहे कि जैसे ही आपको कोई भी स्ट्रक्चर बताएगा कि बीसीसी है, एफसीसी है या सिंपल क्यूबिक है, तो आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल कितना आएगा। अगर बता दिया कि कौन सा एटम है तो मॉलिक्यूलर मास भी आपको पता है, एवोगाड्रो नंबर भी आपको पता है, तो एज लेंथ आप निकाल दे सकते हो जो ए है। तो ये हो गया 8 टॉपिक। अब जो 9, 10 और 11 है वो थर्ड वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू।